अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले जी वेलकम टू दिस न्यू सब्जेक्ट बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस। प्रीवियसली इस सब्जेक्ट का नाम सब लोग जो जानते हैं दैट यूज्ड टू बी इन कैफ 6 और इसका नाम होता था मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देयर इज़ अ नेम चेंज। और इसमें कुछ कंटेंट का चेंज भी है। आप कह सकते हैं, मैं वो खैर एलेबरेट करता हूँ, आल्दो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, जो नया सिलेबस है वो पढ़ना ही है, लेकिन बच्चों को बड़ा शौक होता है जानने का जी तब्दीली क्या आई है। तो हालांकि आपका उस तब्दीली से ताल्लुक़ नहीं है, पहले जो पढ़ते थे बच्चे पढ़ते थे वो पढ़ के चले गए, आपने तो नया सिलेबस जो आ गया वही पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूंगा क्योंकि इसके बारे में कुछ मिस गाइडेंस अवेलेबल होती है। बेटा उसको ज़रा वॉल्यूम एडजस्ट करना है क्योंकि इसके बारे में कुछ मुझे जिसका पता लगा था, कुछ बच्चों को मिस गाइडेंस अवेलेबल थी, तो उसकी क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ी सी इस पर बात करूँगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब मुझे पहले ये बताएं, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कैफ 3 नहीं पढ़ा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा? हमें चलें इट्स गुड के सारे पढ़ के आए हैं। वैसे तो पुरानी स्कीम में तो आपको पता है ना, कैफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट MFA से पहले मैंडेटरी कर दिया गया था कि भाई जिसने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास नहीं किया वो ये फाइनेंस का सब्जेक्ट कैफ 6 या कैफ 7 नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब वो कंडीशन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी नाम थोड़ी सी चेंज के साथ उसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया है। वो भी ग्रुप बी में चला गया कैफ 5, और MFA कैफ 6 ऑलरेडी ग्रुप बी में था, उसका नंबर कैफ 7 हो गया, ये भी ग्रुप बी में है। अब दोनों ग्रुप बी में जा चुके हैं, कैफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी और MFA भी। तो इसलिए अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है कि भाई पहले ये पढ़ो वो पढ़ो। आल्दो रिकमेंडेड अभी भी यही है कि कैफ 3 पढ़ के ही आप कैफ ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद ही आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए। लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा इकट्ठा भी पढ़ना चाहेगा, जिससे पहले बच्चे पढ़ते थे, अक्सर बच्चे कैफ 3 कैफ 6 इकट्ठा भी पढ़ लेते थे, तो को पढ़ना चाहेगा तो उसे को बहुत ज़्यादा हर्ज वाली बात नहीं है। रिकमेंडेड हम कहें कि भाई यही है, पहले एक टाइम में क्या अकाउंटिंग पढ़ लें, कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरी में ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को बमर मजबूरी कि भाई सब्जेक्ट ही 2 रह गए 3 रह गए, इकट्ठा पढ़ना चाहे तो पढ़े जा सकते हैं। सिर्फ 2-3 दिन की एक्स्ट्रा एफर्ट होती है जिससे बच्चा ट्रैक पे आ जाता है। अच्छा जी, अब इस सब्जेक्ट में चूँकि मुझे ज़्यादातर बच्चे तो अपने जाने पहचाने लग रहे हैं, इसलिए मैं ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड स्किप करूँगा और मैं आपको लेके आ जाता हूँ जनाब इसके एनालिसिस सब्जेक्ट के ऊपर सीधा, कि ये सब्जेक्ट हमारा अब बना क्या है और इसमें होने क्या जा रहा है। इस सब्जेक्ट में एक नया ग्रेड ये ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, स्पेसिफिक वेटेज के साथ, मतलब एक कंपलसरी क्वेश्चन इससे आना है। ये एक हमारा थ्योरी का चैप्टर ऐड हो गया इसमें, जिससे कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ पे आना है। प्रीवियसली हमारे पास एक एरिया मैनेजरियल एनालिसिस था और ये दो को मिला लें तो ये कलेक्टिवली हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस था। तो मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पहले हमारा वेटेज को ऐसे था। अब इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर ने 5 को नंबर यहाँ से निकाल लिए, को 5 नंबर यहाँ से निकाल लिए, इधर से थोड़े थोड़े नंबर कम करके ये एरिया एक ऐड हो गया। तो ये दिस इज़ वन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से मुराद होता है किसी इदारे का अपने आप को कामयाबी से लेके चलना, सस्टेनेबल होना। वो कामयाबी किस तरह मैयर की जाती है, किस किस अंदाज में देखी जा सकती है, उस पे यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक इमर्जिंग टॉपिक है। और इस पे जी बेटा अदर देन जी प्रॉफिट। सस्टेनेबिलिटी में बस फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की HR टीम, ह्यूमन रिसोर्स के बगैर इदारा नहीं चल सकता। तो अगर कोई की मेंबर छोड़ जाए तो क्या अदारा चल पाएगा? सस्टेनेबिलिटी, इदारा अपनी HR टीम के बारे में किस तरह प्लान कर रहा है कि वो सस्टेनेबल रहे। इदारा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस में है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए और इदारा रेडी ना हो तो बिजनेस से छुट्टी हो जाएगी।
इदारा टेक्नोलॉजी में किस तरह इन्वेस्टमेंट और R&D कर रहा है कि कल को टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो इदारा सस्टेनेबल रहे। ठीक, तो सस्टेनेबिलिटी को डिफरेंट अंदाज से देखा जा सकता है। सिर्फ प्रॉफिटेबल रहना सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन मतलब लॉन्ग टर्म रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म में आप स्टेबल रहे और चलते रहे कामयाबी से। उसमें आपको HR देखना पड़ेगा, उसमें आपको उससे टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी, उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट जो उसमें आ जाएंगे। सिर्फ बीइंग प्रॉफिटेबल वो तो एंड रिजल्ट होता है डिफरेंट टास्क का सेक्शन का। बहरहाल ये एक पूरा सब्जेक्ट आपको पता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक ऐड हो गया आपके CFAP में। तो सस्टेनेबिलिटी है क्या, उसका इंट्रोडक्टरी लेवल आपको यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैंडेटरी होती जा रही है। मैंडेटरी पाकिस्तान में भी जल्दी कुछ 26-27 में 26-27 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। आप समझो उसकी तैयारी आपको करवाई जा रही है कि आप लोगों ने जब ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग के दौरान ही आपके लिए ये मैंडेटरी हो चुकी होगी, तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस। इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल दिया गया है। आई बिलीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर जो आपका R2 होता है उसमें भी इसका बारे में कुछ नॉलेज डाला गया है। तो कुछ वहाँ पे नॉलेज डाला गया रिपोर्टिंग के रेफरेंस इंट्रोडक्टरी, कुछ यहाँ पे डाला गया नॉलेज सस्टेनेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से, और अल्टीमेटली फिर CFAP पे भी आपने इसको पढ़ना इंशाअल्लाह। तो एनीवेज ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेवल बेसिक समझो ABC लेवल का नॉलेज है कि भाई सस्टेनेबिलिटी होती क्या। अच्छा, ये कोई नई चीज़ एकदम हमारे सिलेबस में आई है वैसे वायदा है। कॉस्ट इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक मैनेजरियल एनालिसिस है, एक ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है, और एक ये सस्टेनेबिलिटी है। पहले आज से 10 साल पहले चले जाना तो ये जो हमारा एक पोर्शन है ये एक अलग सब्जेक्ट होता था, ये एक अलग हमारा सब्जेक्ट होता था। 10 साल पहले क्या, बल्कि ये तो 5-6 साल पहले तक अलग सब्जेक्ट होता था हमारा। और ये एरिया एग्जिस्ट नहीं करता था कैफ में, ये एरिया सिर्फ CFAP में पढ़ाया जाता था। ये एरिया हमारे पास कैफ लेवल पे एग्जिस्ट करता था एक अलग सब्जेक्ट के नाम से, मैं नाम उसका नहीं लेता क्योंकि हिस्ट्री हो गई, छोड़ दें। ये एरिया कैफ में पढ़ाया ही नहीं जाता था, और ये एरिया भी 10 साल पहले कैफ पे नहीं होता था। फिर 10 साल पहले चेंज किया लाए गए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, अभी आप पढ़ के आए हो जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उस सब्जेक्ट में ये एरिया डाल दिया गया। वो सब्जेक्ट इतना बड़ा कर दिया गया और वो कैफ 8 लेवल आखिरी सब्जेक्ट कैफ का रखा गया। नाम उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता था, लेकिन उसमें फाइनेंस के तकरीबन सारे टॉपिक जो यहाँ पे है ना वो उस वक्त उस सब्जेक्ट में डाल दिए गए। और वो सब्जेक्ट आप समझें जितना आपने पढ़ा उससे 1.5 गुना सब्जेक्ट हो गया होता था। उस ज़माने में बहुत चैलेंजिंग होता था, लेकिन होता भी आखिरी तक कैफ 8 का, तो बच्चे कुछ ना कुछ कोप अप करते थे। फिर 2000 अच्छा उस वक्त ये भी कैफ 8 में होता था। 2015 में जब स्कीम चेंज की गई ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ होता था, ये चैप्टर भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ होता था। फिर 2021-22 में स्कीम जब चेंज हुई, जब MFA का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये पोर्शन कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाला गया, MFA में डाल दिया गया। ये सब्जेक्ट कैफ से ख़त्म किया गया, इसका कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स वो भी MFA में डाल दिए गए। तो ये हिस्ट्री इसकी जो हमारी शुरू हुई थी, जैसे मैंने कहा कैफ 8 से जो कि CMA होता था बैक इन 2015 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती थी, उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी होता था, इसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी होती थी। ये सब कुछ इस सब्जेक्ट में कैफ 8 में CMA में होता था। फिर 2022 में जब नई स्कीम आई, प्लस इसके अलावा वहाँ पे एक सब्जेक्ट से चले, अब नाम अब लेना पड़ रहा है मुझे, BMBS होता था, ये भी होता था, ठीक है। 2022 में जब स्कीम चेंज हुई तो फिर इनको मिलाया, इनके 2 हिस्से किए गए, कैफ 8 और BMBS को। एक सब्जेक्ट बन गया हमारा कैफ 3 जिसका नाम तो CMA ही रहा, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गई, बल्कि सिर्फ यही रह गई। और एक सब्जेक्ट यहाँ पे बना आपका कैफ 6 जिसको हम MFA कहते हैं। इसमें हमारे पास ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन था यहाँ से आया, ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन इधर से लिया गया, और जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन था वो इस सब्जेक्ट से लिया गया। ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया 2022 में आके।
और इसको, इस पोर्शन को 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उस वक़्त इसमें इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ ना कुछ, जब 2022 में स्कीम आई स्टैटिस्टिक्स भी होता था इस सब्जेक्ट में, लेकिन फिर गालबन 1 साल बाद ही ICAP को एहसास हुआ ये डुप्लीकेशन है, स्टैट्स आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हो, तो 2023 या 24 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसको 2023 या 24 में ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस रह गया था। और उससे पहले ये सब्जेक्ट 2015 से पहले ये जो सब्जेक्ट था ये सिर्फ CFAP लेवल पे पढ़ाया जाता था। उससे पहले ये सब्जेक्ट्स CAF लेवल पे होता नहीं था फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का जितना पोर्शन हमने यहाँ पढ़ा या यहाँ पढ़ेंगे, ये हिस्टोरिकली CAF लेवल पे 2015 से पहले नहीं पढ़ाया जाता था। 2015 में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। 2021-22 में इसको इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ थोड़े से कुछ और टॉपिक डाल के यहाँ पे लाया गया। और अब नई स्कीम में हम जब जा रहे हैं 2025 में, तो 2025 में इस सब्जेक्ट में तो एज सच कोई चेंज नहीं आ रही। सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका नाम थोड़ा सा बदल किया गया, 3 से 5 हो गया, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन सिलेबस 99% वही है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ। 99% सिलेबस इज द सेम जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ। यार ये बंद कहाँ से होता है, को बता सकता है? इधर से होता है? खड़े होकर बैठा रहा, धागा खाना लटका हुआ। एक और चल, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो ये सब्जेक्ट तो आप लोग इंशाअल्लाह पढ़ के आए हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह पास भी हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। तो इसका नाम, इस पर भी बात करते हैं, इसकी बड़ी बातें सुनने में आई थी पेपर के बाद, इससे भी बात करते हैं। तो इसका नाम अब CAF 3 से CAF 5 हो गया, सिलेबस नाम CMA से MA हो गया, 99% सिलेबस, 99.5% वही सेम सिलेबस है, कोई चेंज इसमें नहीं है। और इसमें जो चेंज आया है वो मैं अब आपको एलैबोरेट करता हूँ। CAF 6 में 2 पोर्शन थे, FA MA। एक तो बता दिया भाई ये ऐड हो गया, ये फाइनेंशियल एनालिसिस होता था, ये मैनेजरियल एनालिसिस होता था, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऐड हो गया। इसके अलावा इसमें क्या चेंज आया है वो जनाब कहानी कुछ यहाँ से पता लग रही है। हमारी ये पूरे, मैंने आपकी आसानी के लिए ना फ़िलहाल ICAP का ही चैप्टर सारे उठाए हैं। हमारी पूरा ये जो सिलेबस है ना CAF 7 का, जिसका नाम आप बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस है, ये टोटल सिलेबस हमारा 13 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें से ये चैप्टर हमारे यहाँ तक, चैप्टर 6 जो है ये हमारे ग्रेड A थे। ग्रेड A मतलब मैनेजरियल एनालिसिस से रिलेट करते हैं। ये मैंने ABC ये वाला लगाया हुआ भाई, ये A मैनेजरियल एनालिसिस। ये 6 चैप्टर हमारे मैनेजरियल एनालिसिस से हैं और आप देख सकते हैं ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस CAF 6 में पढ़ते थे CAF 7 में भी एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी ग्रेड D है। ये टोटल एडिशन टू सिलेबस है, जैसे मैंने बताया। इसका सिर्फ एक चैप्टर है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है आपका ये 1, 2, 3 चैप्टर, ये ग्रेड B के हैं। ग्रेड B मतलब रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो चैप्टर हमारे क्लासीफाई हो रहे हैं वो हमारे पास जनाब ये हैं 1, 2, 3, और ये आखिरी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस के जनरल जो क्लासीफाई हो रहे हैं 3 चैप्टर उसमें हैं। सो 6 चैप्टर छोटे छोटे से चैप्टर हैं ये थ्योरी के, टोटल थ्योरी मैनेजरियल एनालिसिस, 1 चैप्टर टोटल थ्योरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, 3 चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट, 3 चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हमारी ग्रेड की डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें सेम कॉन्टेंट्स, न्यू कॉन्टेंट्स, इस चैप्टर में 10 to 15% कॉन्टेंट ऐड किया गया है। ठीक है जी। अगेन इन 3 चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। इन 2 चैप्टर में अगेन 10 to 15% कंटेंट ऐड किया गया है। अब कंटेंट ऐड कहाँ से किया गया? पहली बात, स्टिल ये जो 6 चैप्टर हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के आपके, ये सारे के सारे आपके जो CFAP में आपने सब्जेक्ट पढ़ना है ना, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन BFD, और इसका कोड है CFAP 4। स्टिल पिछली स्कीम में भी यही था, अभी भी यही है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जब यहाँ पे आए थे ना, तो भी ये वहीं से, उस वक़्त इसका नाम CFAP 4 नहीं होता था, उस वक़्त इसका नाम BFD होता था। बल्कि एक आध कंटेंट इसका आया था फाइनल लेवल पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था वहाँ से।
फाइनल लेवल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जब कैफ 8 आ गया, कैफ 8 आने के 1-2 साल बाद ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो सब्जेक्ट इसमें कुछ टॉपिक लिए गए थे, ज़्यादातर टॉपिक यहाँ से थे, ये एक आध टॉपिक यहाँ से था, क्योंकि मैं हिस्टोरिकली CFAP लेवल पे BFD और मैक पढ़ाता रहा हूँ। BFD तो अभी पढ़ा रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2017 में ख़त्म हो गया था, तो इसलिए नहीं पढ़ाया उसके बाद। सो आई नो इनसाइड आउट कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक की क्या क्या हिस्ट्री है। तो जैसे मैं अगर बताऊँ, ये जो टॉपिक हमारा आया है, ये हमारा होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये टॉपिक हमारा इस सब्जेक्ट में होता था CFAP में, ये वहाँ से आया हुआ है। इवन ये टॉपिक हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में CFAP लेवल पढ़ाया जाता था, आल्दो ये टॉपिक इनिशियली हिस्टोरिकली इधर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब ये सब्जेक्ट बना कैफ 8 तो इस टॉपिक को यहाँ से निकाल के इसमें क्लासीफाई कर दिया गया था और यहाँ पे डाल दिया गया था इसको इस सब्जेक्ट में। लेकिन CFAP के लेवल से ये मैं यहाँ से आ रहा था, बट अगेन रेलिवेंट नहीं है फिलहाल हमारे लिए। रेलिवेंट मैं क्या बात तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 6 चैप्टर ना, बेसिकली ये आपके CFAP लेवल से ही उठाए गए थे। तो अकॉर्डिंगली इनमें जब कंटेंट ऐड करने हैं तो वहीं से छोटी छोटी सी चीज़ें लेके यहाँ पे डाली गई हैं। तो आप इसको ये कहना है कि ये BFD के लेवल का सब्जेक्ट हो गया, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। सिर्फ मिसाल के लिए बता दूँ, एक टॉपिक ये हमारे पास है, ये जो चैप्टर है हम यहाँ पे पढ़ते हैं गालबन 6 दिन में, अंदाज़न बता रहा हूँ तकरीबन 6 दिन में पढ़ेंगे, लेकिन CFAP में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो शायद वहाँ पे 4 हफ्ते लगेंगे इसको पढ़ने में, ज़रब 4। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो CFAP लेवल पे आप कितने मैच्योर भी होते हो, 2 साल 3 साल के आर्टिकल भी हो चुके होते हैं, आपके सीनियर हो चुके होते हैं, उसके बावजूद आपको ये चैप्टर वहाँ पे 4 हफ्तों में पढ़ाया जाता है। जिससे अंदाज़ा लगा लो कि जितना मर्जी इसमें ऐड कर लेंगे, CFAP का ये ABC ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये CFAP पेपर यहाँ पे उतर के आ गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा CFAP लेवल में 1-2 और एडिशनल टॉपिक्स समझ लो इस चैप्टर में। अगर 20 एस्पेक्ट डिस्कस होते थे, पहले 20 में से 5 डाले हुए थे बेसिक, अब उन्होंने 2 और डाल दिए, 60 बेसिक डाल दिए हैं। यहाँ पे अगर 20 कॉन्सेप्ट डिस्कस होते थे, पहले कोई 6-7 कॉन्सेप्ट डाले हुए थे बेसिक, अब उन्होंने 2 और डाल दिए, यहाँ पे बेसिक लेवली कॉन्सेप्ट डाले हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारा टीचिंग टाइम बढ़ने वाला है, क्योंकि ICAP ने किया क्या है, यहाँ पे सिलेबस बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे वेटेज 5-7 नंबर की कम कर दी है। यहाँ पे सिलेबस बढ़ा दिया है, इधर भी बड़ा सिलेबस, इधर भी बड़ा, तो रिजल्टेडली टीचिंग आवर तो बढ़े। इसलिए हमने क्लास टाइम हमारा जो पहले 1 घंटा होता था उसको हमने 1.25 घंटा कर दिया, उसको कैटर कर लिया कि इंशाअल्लाह हम 1.25 घंटे की हमारी डेली क्लास हुआ करेगी। एंड वी होप कि इंशाअल्लाह इसमें हम रीजनेबली जो एडिशनल कॉन्टेंट्स हैं उसको कवर कर पाएंगे। तो ये जनाब इसकी बैकग्राउंड सारी कहानी थी। तो कोई सवाल? जी बेटा। जी, बुक के बारे में बेटा, एक तो ICAP की बुक आ चुकी है, वो तो अवेलेबल है, और जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा था, क्योंकि जैसे ये एडिशनल कुछ कंटेंट्स ऐड हुए हैं इनके रेफरेंस से, और कुछ पास पेपर्स और कुछ अदरवाइज इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे अभी शायद मे भी 1 वीक लग जाए। लेकिन हम अपनी पढ़ाई मैं अभी बता देता हूँ आपको, आगे चल के शुरू करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन से। और फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन में पहला चैप्टर हम इन्वेस्टर अप्रेजल का पढ़ते हैं, चूँकि ये एक तरह की आप कह लें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया की, फाइनेंशियल एनालिसिस एरिया की फाउंडेशन यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले डिस्कशन अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले चैप्टर के जो आप समझे 1 से 2 हफ्ते का जो काम है, उसके मैं आपको जो नोट्स हैं वो आपको मैं शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आई होप कि अब बन चुका होगा अब तक, उसमें मैं आपसे नोट शेयर कर लूँगा। नहीं बना? चलें आज ही बनवा के आज ही आपसे वहाँ पे शेयर कर लिए जाएंगे इंशाअल्लाह नोट्स। तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे दूंगा। बाय द टाइम जो नोट्स आपसे शेयर होंगे मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में ख़त्म होंगे, तब तक उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी किताब पूरी इस एरिया पे आ चुकी होगी। क्योंकि ICAP ने थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर चैप्टर्स का बदला है, तो मैं चाह रहा था इन चैप्टर्स के साथ अलाइन करके ही मैं नोट्स आपसे शेयर कर लेता, क्योंकि पहले जैसे ये एरिया है ये 8 या 9 चैप्टर में कवर होता था, तो अब उन्होंने 6 चैप्टर में कवर कर दिया। बल्कि हाँ, ये 9 चैप्टर में ये एरिया कवर होता था, अब 6 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस चैप्टर में एक चैप्टर पहले मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया में थ्योरी का इंडिपेंडेंट चैप्टर डिस्कस होता था, तो वो चैप्टर भी उन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। 2 चैप्टर यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं, एक थ्योरी का उठा के इसमें डाल दिया, और कुछ और भी स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इसलिए नोट्स को थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाह रहा था उसमें, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक CA फर्म के एज ए पार्टनर भी काम कर रहा हूँ। तो ये जो सितंबर का महीना होता है हमारे लिए काफ़ी बिजी दिन चल रहे होते हैं,
तो ठीक ठाक बच्चों को तो सुनने में आता है, बच्चों को लेट काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे भी अक्सर लेट काम करना पड़ता है, एक एक दो दो बाजरे होते हैं, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा मैं इस मामले में थोड़ा सा आप कह लें कि ज़रा डिले का शिकार हो गया। मेरा ख्याल था मैं लास्ट वीक इसको कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं नेक्स्ट वीक इसको इस वीक के दौरान टाइम लगा के इसको नेक्स्ट वीक मैं पब्लिशिंग में इसको इंशाअल्लाह ज़रूर भेज दूँगा। तो नेक्स्ट वीक आपको किताब इसकी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तब तक नोट्स आपके पास होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सॉफ्ट फॉर्म में मैं अवेलेबल कर दूँगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? जी बेटा। हाँ, अगर ये इतनी अहम चीज़ थी तो 2022 की जब स्कीम आई तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गायब क्यों कर दी गई? 15 में जब डाली गई थी तो 22 में गायब क्यों की गई? तो बेटा हमारा ICAP कोई काम ऐसा करता है जिसकी हमें कभी खुद समझ नहीं आती। जैसे मैं थोड़ी सी एक बात ही बता दूं, आपको पता है कि नई स्कीम में बी लॉ और सी लॉ मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2015 से पहले भी शायद ऐसा ही होता था, बी लॉ सी लॉ इकट्ठे ही होते थे। फिर 2015 की स्कीम में कुछ सोच के फैसला किया गया इनको लहदा करना चाहिए। अब 2025 में फिर पता नहीं क्या सोच के उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये बात का चीज़ें ऐसी होती हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो थिंकिंग होती है एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं रहती और हैपेजर्ड से वे में पर्सनल लाइकिंग के ऊपर डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कुछ इसी किस्म की बात लग रही है। उस वक्त सस्टेनेबिलिटी आई थी, एक नया एरिया था, उस वक्त देखा गया कि ये आ रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों लगा कि नहीं भी इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मे भी उस वक्त शायद सिलेबस उसका राइटली डिज़ाइन नहीं था, तो सूटेबल नहीं था। बजाय इसके कि सिलेबस को ठीक करते इस चैप्टर के और आगे लेके चलते, उन्होंने इसको ड्रॉप ही कर दिया कि भाई हम खुद तैयार नहीं है। ICAP खुद शायद तैयार नहीं था सब्जेक्ट के लिए, इंटरनेशनली किसी बॉडी ने अडॉप्ट किया होगा, इन्होंने भी डाल दिया, लेकिन पता लगा पाकिस्तान में अभी इसका तो नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता नहीं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या, तो इसको हटा दिया गया। मे भी शायद ये वजह है। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अवेयरनेस इस सब्जेक्ट की दे दी गई है। इस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें मैं खुद अगर को पर्सनली तौर पर 2-3 मैं इसकी वर्कशॉप ले चुका हूँ, क्योंकि जैसे 26 तारीख से इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो जो प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, ICAP के प्लेटफॉर्म से कि जारी बात है अब ये किसी ने पढ़ा नहीं हुआ सब्जेक्ट, आप लोग तो इंशाल्लाह पढ़ लोगे, लेकिन हम जो पुराने लोग हैं हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो हमें इसको पढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं ताकि कल को जब इम्प्लीमेंट हो सब्जेक्ट वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो अब ज़रा अवेयरनेस है सब्जेक्ट के बारे में। चार्टर्ड अकाउंट फ्रेटर्निटी में काफ़ी वर्कशॉप हो चुकी है, तो शायद उन्हें लगा कि अब नाउ इज़ द टाइम के बच्चों को भी पढ़ा दिया जाए जब सब लोगों को पता लग चुका है। तो शायद यही वजह नज़र आती है, इसके अलावा मुझे कोर्स की वजह नज़र नहीं आती कि उस वक्त इसको क्यों निकाला गया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे के दिन में कोई और सवाल? जी बेटा, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नहीं बेटा, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो प्राइमरली सब्जेक्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। तो आप समझ, मेरे हिसाब से मुझसे जब मशवरा किया गया हमारी बोर्ड मीटिंग में, तो मैंने ये कहा था मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के एरिया पे काम कर रहा है उसको इस टीचिंग में आना चाहिए। मैं अभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे एज सच काम नहीं कर रहा, ये एक अलहदा फील्ड के तौर पर डेवलप हो रहा है, ये एरिया एक अलहदा फील्ड के तौर पर डेवलप हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये अभी इमर्जिंग एरिया है, इसमें रिपोर्टिंग भी होनी है, फिर इसके ऑडिट्स भी होने हैं। अभी तो शायद मेरा अंदाज़ा है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का जो पेपर बना ना एक, उसी पेपर में रिपोर्टिंग भी है और उसी पेपर में ऑडिट भी है, लेकिन आगे चल के शायद सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग एक अलहदा एरिया बन जाना है और सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट एक अलहदा एरिया बन जाना है। ऑडिट शायद में भी ऑडिट के पेपर में चला जाएगा, रिपोर्टिंग में भी अलहदा ही पढ़ाई आती रहे, या बाद में चल के वो भी रिपोर्टिंग के पेपर में मर्ज कर दी जाए। बट फिलहाल उसको सिर्फ फोकस करने के लिए भाई सस्टेनेबिलिटी एक नया एरिया है जिसकी रिपोर्टिंग भी सीखनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, जिसका ऑडिट करना भी सीखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, तो इसलिए इसको अलहदा फोकस करने के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर रखा जा रहा है। तो नहीं, मैं फिलहाल सब्जेक्ट को बेटा मैं टेकअप नहीं करूँगा, क्योंकि CFAP लेवल पे किसी एक सब्जेक्ट की कमिटमेंट बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। और उसमें नॉर्मली स्पीकिंग आई रिकॉल जब मैंने CFAP में BFD पढ़ाना शुरू किया था, तो BFD के 3 घंटे के एक लेक्चर को तैयार करने के लिए मुझे 8 से 10 घंटे स्टडी खुद करनी पड़ती थी। 8-10 घंटे की रिसर्च करके एक 3 घंटे का लेक्चर तैयार होता था फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकंड टाइम 4 से 5 घंटे लगते थे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे लगते थे पढ़ने के लिए। मतलब आप लोगों को लगता है कि टीचर यहाँ पे आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इट्स लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। खासतौर पर नए टीचर जब चीज़ पढ़ाना शुरू करते हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और CFAP लेवल पे उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कमिट करना इतना। तो मेरे पास इतना, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं CFAP सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट को टेकअप कर सकूँ। BFD तो इसमें पढ़ाता हूँ कि उसमें मैं ऑलरेडी मैं R&D कर चुका हूँ। मेरा एक डेवलपमेंट जब अपने एज अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मेरे पास टाइम होता था इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ, उसको ग्रिप कर चुका हूँ। लेकिन एक नए सब्जेक्ट को ग्रिप करना उतना टाइम मेरी प्रोफेशनल लाइफ में निकलता नहीं। तो हम कोशिश करेंगे
कि एक कोई यंगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस एरिया पे काम कर रहा है और ऑलरेडी R&D कर रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उसको ही टीचिंग का मौका दिया जाए। जी कोई और सवाल? हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे BIA की, बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस, उसका सिलेबस क्या है और ये टीचिंग आवर्स ICAP ने सजेस्टेड आवर्स दिए होते हैं, तो इनमें भी ICAP ने देख रहे हैं 10 से 15 घंटे बढ़ाया। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इधर भी सिलेबस बढ़ाया है लेकिन यहाँ पे उसने टाइम नहीं बढ़ाया। जो 10 से 15 घंटे ICAP ने बस यहीं पे ऐड किए हैं, ये वही आवर्स हैं जो पिछले इसमें अगर ग्रेड उठाऊँ 2022 स्कीम में तो उसमें यही आवर्स अवेलेबल थे भाई, इस सब्जेक्ट के इसके ये एडिशनल आवर्स डाल दिए गए हैं जो यहाँ पे ऐड होकर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल कंटेंट्स के लिए एडिशनल आवर नहीं डाले गए, लेकिन बहरहाल ये तो ICAP का एनालिसिस है। मैं अपने टाइम के हिसाब से देखूँ तो हम यहाँ पे भी एडिशनल आवर्स हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि जो 2 चैप्टर में कंटेंट ऐड हुए हैं, ख़ास तौर पे इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं ये थोड़े साइजेबल हैं। इस चैप्टर के कंटेंट साइजेबल हैं, यहाँ पे कंटेंट्स इतने ज़्यादा साइजेबल नहीं हैं, मे बी 2 को लेक्चर की मार होंगे, लेकिन इधर जहाँ पे कंटेंट्स ऐड हुए हैं वो 5-6 लेक्चर पूरे 1 वीक का काम ले जाएंगे मुझे लगता है यहाँ पे। बट अगेन जैसे मैंने कहा बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया। एडवांस लेवल सब कुछ CFAP 4 में पढ़ा है, वो इंशाल्लाह BFD में जाएंगे वहीं पे आपको पढ़ने का मिलेगा। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा उसमें भी क्लियर कर दूँ, BFD में मैंने कहा पढ़ेंगे आप क्या क्या, BFD में नहीं पढ़ेंगे तो जनाब ये भी BFD में नहीं पढ़ेंगे, ये भी BFD में नहीं पढ़ेंगे, इनकी कहानी इसी सब्जेक्ट में ख़त्म हो जाएगी। ये जो 2 चैप्टर्स हैं इससे आगे नहीं जाएंगे। BFD में 6 में से 4 सब्जेक्ट जाने हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 2 BFD में नहीं जाने, ये भी चलें क्लियर कर दूं मैं आपके लिए। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी ये पेपर स्ट्रक्चर अभी तक ICAP ने हमें दिया नहीं है, तो अब ये तो पुरानी स्कीम है तो मेरा नहीं ख्याल ये हमारे लिए रेलेवेंट है। तो हमारे लिए तो बात यह है कि भाई अभी हमें इसका सैम्पल पेपर आना है, जब वो आएगा तब हम इस पर बात करेंगे पेपर स्ट्रक्चर क्या बनता है। आज इंशाअल्लाह हम क्लासेस कमेंस कर रहे हैं, ये जनाब हमारा कुछ प्लान बनेगा। इंशाअल्लाह हमारा टारगेट डेट यूजुअली इस सेशन के लिए हम ये रखते हैं कि यहाँ पे अपना कोर्स ख़त्म कर लें ताकि फरवरी का महीना आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, मॉक्स के लिए मिल जाए। जैसे आपको पता है हमारा वीकली टेस्ट चलते हैं, तो इंशाअल्लाह वो टेस्ट हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। मंथली असेसमेंट्स भी मिलेंगी और रिवीजन टेस्ट सीरीज़ जैसे हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 सेमेस्टर से इसको एक रेगुलर फीचर बनाने का। यूजुअली हम 3rd वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट कर देते हैं ताकि मॉक से पहले आपको मल्टीपल जो चैप्टर वाइज उनके 2-2, 3-3 चैप्टर को क्लब करके हम आपके जो चैप्टर वाइज आपके जो रिवीजन सीरीज़ है उसमें हम टेस्ट ले लें, पूरे सिलेबस को मॉक से पहले रिवाइज़ करवाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3rd वीक ऑफ जनवरी में वो भी हम स्टार्ट करें। अच्छा पुरानी स्कीम की कहानी अगेन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये बात है नहीं, लेकिन पुरानी स्कीम में MFA कैफ6 का पास सेट हमारा काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी बेहतर होता था और ये एक आसान सब्जेक्ट समझा जाता था। नए कंटेंट्स ऐड होने के बाद मैं फिर बात करूं कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होने वाला। हमारे कंटेंट्स में ओवरऑल सिलेबस में 10 से 15% इजाफा ओवरऑल सिलेबस में आ गया कि एक नया चैप्टर आ गया, 2-3 कंटेंट्स में कुछ इजाफा आ गया और ICAP ने भी मान लिया यहाँ पे कि भाई आपके इस टाइम को देखें ना तो यहाँ से पता लग रहा है कि 10 से 15% का टाइम ऐड कर रहा है ICAP, तो हम कह सकते हैं 10 से 15% कंटेंट्स में भी वेटेज ऐड हुई है। तो उस वेटेज ऐड होने की वजह से पास रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो अब येट टू बी सीन है, क्योंकि वेटेज में 2 चेंजेस आई हैं। एक न्यूमेरिकल पहले हमारा से 65 नंबर का होता था, अब वो 60 का हो गया। पहले 65-35 होता था या कभी 70-30 भी हो जाता था, लेकिन चलें 65-35 हमारा एवरेज था थ्योरी न्यूमेरिकल का। पहले हमारा MFA में जो पोर्शन था थ्योरी में आप समझिए 35 नंबर होते थे और न्यूमेरिकल में आप समझिए 65 नंबर होते थे। अब ये पोर्शन BIA में शायद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये शायद 40 और 60 पे जा रहा है। तो ये भी एक जो चेंज है, हमें पता है कि न्यूमेरिकल में स्कोरिंग एबिलिटी, मार्क्स स्कोर करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और थ्योरी में मार्क्स स्कोर करने का पोटेंशियल कम होता है। तो एक तो इस थोड़े से स्लाइड चेंज की वजह से पास रेट पे 19-20 फ़र्क पड़ सकता है।
और कंटेंट्स ऐड होने की वजह से, सिलेबस एक्सपैंड होने की वजह से उसकी वजह से रिजल्ट पे फ़र्क पड़े ना पड़े, इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पास्ट बिहेवियर इस पेपर का तकरीबन 90% काम तो वही है ना जो पहले होता था सिलेबस। तो 90% सिलेबस की बेसिस पे इसका पास रेट आप दे सकते हैं 50 से ऊपर अक्सर जाता नज़र आता था हमें। जबकि और शायद ही कोई शाज़ो नाज़री को सब्जेक्ट होता था ग्रुप बी लेवल पे जो 50 को टच कर रहा होता था। नॉर्मली 30s में या 40s को टच करते में सब्जेक्ट नज़र आते थे। दिस वाज द बेस्ट रिजल्ट गिविंग सब्जेक्ट। वी होप कि इंशाअल्लाह ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 10% इसमें सिर्फ सिलेब कंटेंट 10 से 15% ऐड हुआ है। बाकी डिटेल में पास रेट्स हमारे पास नहीं होंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पेपर स्ट्रक्चर जब आएगा नई स्कीम, तो उसके पास सैम्पल पेपर आएगा, तो ये स्कीम में पूरा स्ट्रक्चर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या कंटेंट्स का अंदाज होने वाला है, किस तरह टेस्ट होने वाला है। नोट्स में जैसे मैंने कहा आपको ICAP की किताब अवेलेबल हो चुकी है, और ये इंशाअल्लाह आपको साथ साथ कुछ अभी चैप्टर मिल जाएंगे, और बाकी आपको इंशाअल्लाह किताब नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि आपको अवेलेबल हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, MFA में BIA में, ये मेरे नाम बार बार मेरे ज़हन में पुराना नाम भी कभी कभी निकला करेगा तो ख्याल कीजिएगा। BIA में हमारे लिए जो चैलेंज आता है कि एक ही सब्जेक्ट में 2 टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ती हैं। हमें मैनेजरियल एनालिसिस, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी थ्योरी है, इसलिए थ्योरी को हैंडल करना भी सीखना है, और हमें न्यूमेरिकल को हैंडल करना भी सीखना है। न्यूमेरिकल को हैंडल करने की टेक्निक्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो आपको CMA में बताई हैं, तो MFA में भी पेपर हैंडलिंग की टेक्निक सारी की सारी वही हैं। कॉन्सेप्ट की लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, सारी वही अप्रोच है जो हमने CMA में सीखी हुई है। इंशाअल्लाह हम उसको यहाँ पे दोबारा एक रिफ्रेश भी करेंगे और आगे चलते जाएंगे, उसको सीखते भी जाएंगे। लेकिन थ्योरी के रेफरेंस से यहाँ पे एक एडिशनल आस्पेक्ट जिस पे तवज्जो दिलानी, को मैंने कभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया नहीं, तो इस लिहाज से यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ेंगी। जैसे हमने कहा कि हमें 2 तरह के सब्जेक्ट्स मिला दिए गए हैं, तो 2 तरह की टेक्निक्स में हमें ग्रिप करनी पड़ेगी। थ्योरी में जो चैलेंज आता है, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि हम पहले फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे, मैनेजरियल पे और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग उस पर बाद में आएंगे। पहले हम ग्रिड B C पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने से ग्रिड, यहाँ से कहानी शुरू होनी है, तो आप समझिए पहले हमने इसको ख़त्म करना है, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, और ये हम थर्ड प्रायोरिटी में, थर्ड प्रायोरिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन सीक्वेंस में कह लें। फाइनेंशियल एनालिसिस हम पहले कवर कर लेंगे, फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे बात कर लेंगे, और फिर हम मैनेजरियल एनालिसिस बात करेंगे। हमने इस अंदाज में पढ़ना है। तो ये न्यूमेरिकल वो एरिया है जो हमने ऑलरेडी इस पे तो वो सारी टेक्निक लगनी है जो ऑलरेडी CMA में आपको पढ़ाई हुई है। कोई नई स्पेसिफिक टेक्निक, नॉलेज तो सारा नया है बट टेक्निक कोई नई नहीं है। तो CMA में जो पढ़ने का तरीका आपको बताया गया, समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है, रिवीजन करनी है, और क्वेश्चन को अनसीन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को अनसीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका जैसे आपको बताया गया, मैं एक बार फिर रिफ्रेश कराऊंगा। ये तो सारी बातें वही हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात इनकी कर लें। आज तो पढ़ना हमने बाद में है, लेकिन सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई इसमें भी अहम काम होता है एग्जाम टेक्निक्स का। हमारे बच्चे को थ्योरी में समहाउ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। सबसे बड़ा गैप होता है हमारे स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होता। थ्योरी के सवालों में तकरीबन हर सवाल का पहला रिक्वायरमेंट का जो पहला वर्ड होता है, इनमें से कोई ना कोई एक होता है। एक्सप्लेन, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्कस, एनालाइज, एडवाइज, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमें सवालों की रिक्वायरमेंट में नजर आती हैं। और हर टर्म एक ही सवाल, एक्सप्लेन ABC, डिस्कस ABC, एनालाइज ABC, कुछ भी हो सकता है। ABC के बारे में ये भी कहा जा सकता है, ये भी मांगा जा सकता है, ये भी मांगा जा सकता है, ये भी मांगा जा सकता है। हमारा बच्चा जो है, मेजॉरिटी बच्चा थ्योरी के पेपर में पहला वर्ड इग्नोर करता है, सिर्फ उसको ABC नज़र आता है कि भाई ABC के बारे में कुछ लिखना है, और इन तीनों सवालों रिक्वायरमेंट का जवाब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेम लिख के आ जाते हैं कि भाई ABC के बारे में पूछा है ना एग्जामिनर ने, तो ABC के बारे में जो कुछ आता है छाप दो।
अब उसने डिफाइन एबीसी कहा है या एक्सप्लेन कहा या डिस्कस कहा, हमें इनका मतलब ही नहीं पता। हमें सिर्फ पता जी एबीसी के बारे में पूछा है तो एबीसी के बारे में जो कुछ आता है लिख दो। ये एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम। ये सिर्फ, और बात ये बात है, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं है, आपने पुराने जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़े, आगे जितने भी पढ़े हैं, सब में ये इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ। सबसे बड़ा इशू बच्चों को इसके मुताबिक जवाब एबीसी का कैसे लिखने हैं, एक्सप्लेन एबीसी में कैसे जवाब बनाने हैं, डिस्कस एबीसी में एबीसी का जवाब कैसे बनाना है, हमें इनका मतलब भी पता नहीं होता। और जब मतलब पता नहीं होता तो हमें यह भी अंदाज़ा नहीं होता कि भाई जब डिफाइन एबीसी आता है तो ये 2 नंबर का होता है, एक्सप्लेन एबीसी आता है तो ये 4 नंबर का होता है, और डिस्कस एबीसी जब आ रहा है तो ये 8 नंबर का है। और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जवाब देना होता है। अगर एग्जामिनर ने एक सवाल 2 नंबर का दिया है तो 2 × 1.8 3.6 बनता है, चलो 4 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3.5 से 4 इतना। 4 नंबर का सवाल है तो 1.8 × 4 7.2, तो 7 से 8 मिनट में जवाब खत्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम। 8 नंबर हैं तो अकॉर्डिंगली टाइम आप एडजस्ट कर लो, उसके मुताबिक न है। अब आप इसका जवाब इसमें लिखाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम। उसने 2 नंबर का सवाल पूछा था, आपने जो कुछ आता था छाप दिया, उसमें आपने इसका जवाब यहाँ लिख दिया, तो आपने जो जवाब लिखा नंबर तो आपको 1 में से वही 1.5 ही मिलना है मैक्सिमम, लेकिन टाइम आपने लगा दिया 20 मिनट 16 मिनट 18 मिनट, ज़ाया कर दी ना टाइम सारा। 2 नंबर के लिए इतना टाइम लगाया आपने। एंड वाइस वर्सा, उसने आपसे ये मांगा, आप ये लिख के आ गए तो नंबर फिर भी आपको 1.5 ही मिलना है, लेकिन 8 में से 1.5 मिलना है आपको, तो फेल हो गए आप। यहाँ पे तो आपने 2 में से 1.5 ले लिया, बड़े अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन टाइम आपने 10 मिनट यहाँ पे 12 मिनट ज़ाया कर दिए, उससे आपका एक सवाल छूट जाना है। और ये जवाब यहाँ पे छाप दिया तो आपको 1.5 नंबर मिलना है, 8 में से आप वैसे फेल हो जाओगे। तो इधर टाइम ज़ाया करके फेल हो गए, इधर इनसफिशिएंट आंसर लिख के फेल हो गए। सो हमने याद रखना है, मैं जब आऊँगा सीरिया पे मैं आपको इन वर्ड्स पे दोबारा फोकस करवाऊँगा, लेकिन चूँकि आप अभी साथ साथ कोई ना कोई थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़े होगे तो याद रखें थ्योरी के हर सवाल की रिक्वायर्ड में यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता आप अच्छा जवाब नहीं लिख सकते। अच्छा जी, ये तो बातें वही हैं जो मैंने आपको सीएमए में सारी बताई हुई थी। मैंने जैसे कहा कि न्यूमेरिकल पे जब आते हैं तो न्यूमेरिकल में सारी बातें, हमारी टेक्निक्स वही हैं जो हमने सीएमए में सीखी थी, कि हमें तमाम चैप्टर्स को बेसिक नोट्स से, बेसिक इलस्ट्रेशन से सीखना है। यहाँ पे भी इंशाअल्लाह आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक इलस्ट्रेशन होंगी, पास पेपर क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह होंगे, क्लास में इलस्ट्रेशन भी करेंगे, पास पेपर क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन की कॉन्सेप्ट यही है भाई, प्रैक्टिस के रटे नहीं लगाने, सवालों के जवाब पढ़ पढ़ के रटे नहीं लगाने। हमने नोट्स को पढ़ के, इलस्ट्रेशंस को अटेम्प्ट करके कॉन्सेप्ट को सीखने हैं, और नए नए सवालों पर उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है इस स्किल पर कमांड लेनी है। स्किल जितनी आपकी बेहतर होती है, आसान पेपर तो हैंडल होता ही होता है बेटा, मुश्किल पेपर भी इसी स्कीम से आपका हल होता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को बेस लेवल पे सीखा हो और अनसीन क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से हल करने की प्रैक्टिस की हो। तो यहाँ पे अब चूंकि हम थोड़ी सी बात कर ही रहे हैं तो अब जरा सीएमए के तजर्बे की भी बात कर लें कि सीएमए का पेपर अभी दे के आया आप लोग, तो कोई बच्चा अगर सीएमए के पेपर के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे जी, एनी वॉलंटियर। जी बेटा, पहला सवाल देख के रिजल्ट पता लग गया। अब ये देखें ना, यहाँ पे बड़ी ख़राबी होती है। आपको मैंने टेक्निक्स में, एग्ज़ाम टेक्निक के बारे में और पेपर हैंडलिंग के बारे में कितनी दफ़ा बात समझाई भी है कि पेपर हैंडलिंग में कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि मुझे क्या नहीं आता। पेपर में ऐसी चीज़ें आनी हैं जो आपको नहीं आती होंगी, आपको फोकस करना है मुझे आता क्या है। तो वहाँ पे यस, पहला सवाल मुश्किल था, और उसके बाद दूसरा सवाल देखा होगा तो और तोते उड़े होंगे, ठीक है। तो लेकिन वो 2 सवाल थे कितने नंबर के, मट्टी डाल दो। उसके आगे क्या था, 85 नंबर। उसके बाद 85 नंबर आपके तकरीबन आसान तरीन, मतलब चल 2 और लगा लो, एवरेज लगा लो, तो बाकी 85 नहीं तो 75 तो बिल्कुल आसान नंबर थे। जैसे सेक्शन बी के बारे में हर बच्चे ने कहा सेक्शन बी के सारे सवाल हमारे ठीक हुए 50 नंबर के, तो सेक्शन बी 50 नंबर का आपका अच्छा हो गया। तो असूलन 50 नंबर का अच्छा पेपर आपने किया हो कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो 50 में से 40-45 तो वहीं भी आ जाते हैं। अच्छा पेपर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का किया हो, मैथमेटिक्स है ना भाई,
50 के 50 भी आ सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, गलतियां भी होती हैं हमसे। 50 में से 40-42 वहीं पे आ जाते हैं। अब बाकी आसान बच गया आपका 75 नंबर का। हम टोटल 75 नंबर निकालें, 25 का बाकी बचा। अब 25 में आपको नंबर कितने चाहिए पास होने के लिए? 7-8। मुश्किल सवाल मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ दो, राइट ऑफ ही कर दो। हमें उसमें एक नंबर भी नहीं हमने लिया, अज्यूमिंग। वैसे तो ऐसा नहीं था एक नंबर भी ना ले सकते, 1-2 तो ले देता बंदा, लेकिन अज्यूम करो 0 ले लिया, तो 0 भी ले लो तो सेक्शन बी में 50 में से 40 आ गए, और सेक्शन ए के बाकी जो 25, 28, 30 नंबर बचे थे उसमें से आपने आसानी से 8-10 नंबर ले लिया, पेपर पास हो जाता है। असल चीज़ बेटा अब होता क्या है, अगर आपकी टॉपिक पे इस तरह ग्रिप है ना, जिस तरह मैंने कहा, और एग्जाम टेक्निक्स आपको याद है कि भाई जो चीज़ नहीं आती उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ आती है चुप करके उस पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में जब आ गए, अब इस तरह एग्जामिनर पहले भी 2 सवाल देता था मुश्किल, लेकिन वो 2 सवाल कौन से होते थे? कोई छठा होता था, कोई 8वां होता था। तो आप पहले 2-3 सवाल आपको समझ आ जाते थे, खुशी खुशी कर लेते थे। छठा 8वां मुश्किल भी आता था ना, आप कहते मट्टी डालो भाई, मुझे तो बड़े सवाल आ गए। लेकिन अब हुआ क्या, पहला सवाल मुश्किल, दूसरा सवाल उससे भी मुश्किल, तो बस वहीं पे फिर अक्सर बच्चों की बस हो गई कि भाई ये 2 नहीं हुए तो आगे क्या होना है। हालांकि बात ऐसा नहीं है, सवाल पेपर में 2 नहीं, पेपर में 9 सवाल थे, तो आपको 9 में से पेपर पास करने हैं। और अगेन हमारी जो खराबी है स्टूडेंट्स की, हम यही सोचते रह जाते हैं हमसे गलतियां क्या हो रही हैं, हमें क्या नहीं आ रहा। हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या आ रहा है और क्या हम ठीक कर सकते हैं। तो पेपर में आपको ठीक करने के नंबर मिलते हैं, गलत करने के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पेपर अगर देखा जाए, जैसे मैंने आप लोगों से वीडियो में भी शेयर किया था कमेंट में, कि इट वाज वेरी मच पॉसिबल पेपर, सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने अपने दिमाग को अलर्ट रखा कि भाई जो आता है उस पर तवज्जो करनी है, जो नहीं आता उसकी टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि पास होने के लिए 50 नंबर लेने के लिए, मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी पास होते देखे हैं जिन्होंने 55, 58, 57, 60 का पेपर किया और पास हो गए। तो आपने तो अभी सिर्फ पहले 2 सवाल देखे जो 12-15 नंबर के थे, जो नहीं आते थे, 85 भी रहते थे। तो मैं तो कह रहा हूँ 30 भी ना आता हो कोई टेंशन नहीं है, 35 भी नहीं आता हो कोई टेंशन नहीं, हमने 65 में इतना जोर लगा लेने के पास हो जाए। न्यूमेरिकल का पेपर है ना भाई, तो न्यूमेरिकल के पेपर में आपको जो पेपर आता है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं अगर होता ना, मैं कैसे करता था एज अ स्टूडेंट, जब हम जाते थे, आप लोगों का ज़माने तो बदल गए हैं, हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे, पास पेपर उनका सोल्यूशन भी नहीं होते थे, और आई कैप का भी सिलेबस को इतना डिफाइंड नहीं होता था। हम जब पेपर देने जाते थे ना, तो यूजुअली हमें पता था 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में पेपर में कोई 5 कुछ सवाल आएंगे, ऑन एवरेज एक सवाल 20 नंबर का होगा। ये हमें पहले से लगभग आपकी तरह पेपर स्ट्रक्चर से मैं कह रहा हूँ भी आएगा, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, कुछ चक्कर नहीं होता था। ऑन एवरेज कभी 4 पेपरों में 100 नंबर पूरे हो जाते थे, कभी 6 में 100 पूरे हो जाते थे। ऑन एवरेज हम समझते थे 20 नंबर का एक सवाल होगा, 5 × 5 100 नंबर ऐसे मिलेंगे। और हम घर से ये सोच के जाते थे कि भाई हमें एक सवाल नहीं आता होगा, लिटरली घर से सोच के निकलते थे कि एक सवाल ऐसा होगा जो हमें पता नहीं लगेगा सिलेबस के किस एरिया से या आउट ऑफ सिलेबस होगा। और ऐसा होता था, लिटरली आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाते थे हमें, जो कि हमारी सिलेबस ग्रिड में डिफाइंड ही नहीं होते थे। तो हम घर से ये सोच के निकलते थे कि भाई हमें पेपर 80 का 3 घंटे में 100 नहीं करना, 3 घंटे में 80 करना है। और जब आपको 3 घंटे में 80 करना हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हो सवाल को। 1.8 की जगह आसानी से 2.2 या 2.3 मिनट पर मार्क दे सकते हो, तो कहानी बदल जाती है। आपको लगा से क्वेश्चन नंबर 1, 2 हाथ से गया भाई, अब तो ऐसा होता नहीं, जाता कुछ नहीं है, पहले एक झटके में लगता है आपको। जब आप 2 सवाल करने के बाद आते हो तो कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। लेकिन हमने कहा जी गए तो कोई बात नहीं भाई, 85 नंबर है, टाइम तो हमारा बढ़ गया ना, पर मार्क टाइम अवेलेबल बढ़ गया, तो आप अपना एक्यूरेसी बढ़ा लेते हो। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को 30-30, 35-35 नंबर नहीं आते थे, 65 आते थे, 70 आते थे, उसमें टाइम बढ़ाया, एक्यूरेसी बढ़ाई और आसानी से पास हो गए। लिटरली 50s में पेपर करके बच्चे पास होते हैं, 60s में करके पास होते हैं, 80s में करके, एक प्रिपेयर्ड बच्चे की बात करो, 80s में करके तो गारंटीड है ना भाई, वो तो चक्कर ही कोई नहीं, वो तो 65-70 नंबर आ जाने हैं। लेकिन पास होने के लिए, 50 प्लस होने के लिए अक्सर बच्चे 57, 58, 62, 65, 67 पेपर करते हैं और पास हो जाते हैं। तो पास होना कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप मेंटली अलर्ट हैं और एग्जामिनेशन में आप अपने आप को लूज नहीं करते, कंपोज रखते हैं, पेपर पास हो जाता है। जी बेटा, क्वेश्चन में जब आप टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते
अच्छा बेटा, आपके साथी का कहना है कि क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हमें एहसास होता है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं, अगर आपको याद हो, मैंने एग्जाम टेक्निक्स का तरीका क्या बताया हुआ आपको। मैंने आपको कहा था पहले 15 मिनट में आपको करना क्या, अगर इन ट्रू सेंस में एप्लीकेशन की बात करें, पहले 15 मिनट में आपको सवाल की रिक्वायरमेंट देखनी है और सवाल की बॉडी देखनी है और उससे फैसला करना छोटा और आसान सवाल कौन सा है। तो पहले स्टेप पे हम सवाल पढ़ते नहीं है, पहले स्टेप पे हम पकड़ते ही वो सवाल है जो हमें लग रहा है कि ऐसे होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ी, बॉडी देखी तो थोड़ी अनॉमली नज़र आ जाती है। जैसे क्वेश्चन 2 तो मुझे बिल्कुल ही बॉडी पढ़ के रिक्वायरमेंट पढ़ के अनॉमली नज़र आ गया, ये सवाल बड़ा डिफरेंस है, ये मैंने इस तरह का सवाल कभी देखा नहीं। सीधी सी बात है, मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ये डिफरेंट सवाल है, ये इस तरह का सवाल मैंने देखा नहीं है। तो ऐसे सवाल में मैं टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा भाई। शुरू के 15 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो चला गया तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। तो तीसरे चौथे पाँचवें में से कोई सवाल ऐसा मिलेगा जो मैं करूँगा, उसको पढ़ूंगा, समझ आएगा, चौथा करूँगा, पाँचवा करूँगा। अब ये पहले दूसरे में मुझे पहली बार डरा दिया ना, जब इनको मैंने देखना ही आखिरी घंटे में, अब इनकी तरफ मैं आऊँगा एंड में टाइम इन्वेस्ट करने आऊँगा, जब मुझे जो चीज़ समझ आ रही मैं कर चुका हूँ। बात आपकी ठीक है, जब तक मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा मुझे कैसे पता लगेगा इसमें से मैंने 10 में से 2 लेने हैं, 4 लेने, 6 लेने। लेकिन वो टाइम मैं लगाऊंगा ही तब जब बाकी सारे मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आसान तरीन सवाल करना है, जिस सवाल पर तो शक है ना यार औखा सा लग रहा है, उस पर टाइम इन्वेस्ट ना करो भाई, वो बाद में करेंगे। जो सवाल एक दफ़ा पढ़ के लगा ना यार कुछ समझ आई है, हो सकता है उसको दोबारा पढ़ लो, उसको तीसरी बार पढ़ लो, पता लग रहा है कुछ हो सकता है। लेकिन जिसका पहली दफ़ा पढ़ के लगा यार इसका तो ना सर पैर समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ से शुरू करना, कहाँ ख़त्म करना, उसको होल्ड कर दो, एक दफ़ा रीडिंग के बाद ही छोड़ दो, तो डिस्कार्ड कर दो, बाद में देखेंगे, आखिरी आधे घंटे में, आखिरी घंटे में देखेंगे, पहले बाकी सारों पे तवज्जो कर लें। और हर पेपर में ऐसा होता है, देयर आर सफिशिएंट मार्क्स विच कैन बी हैंडल्ड, हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ बात सिर्फ वहाँ पे है कि एग्जामिनेशन में आप अपने आप को कैसे कंपोज रखते हो और जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं उनको कैसे ग्रिप में रखते हो, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहते हो। और बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं, जैसे मुझे अभी बड़ी खुशी हुई इस जब मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स देख रहा था, तो मुझे मैं तो आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई बेस कॉस्ट काउंटिंग पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट बेस चलो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों को कमेंट्स ये देख के कि भाई ये पेपर जिसने कॉन्सेप्ट बेस नहीं पढ़ा था उससे होना नहीं था, जिसने प्रैक्टिस बेस पढ़ा था उससे पेपर नहीं होना था कॉस्ट का, क्योंकि सवाल डिफरेंट आ गए ना। तो कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा हो डिफरेंट सवाल भी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बेस पढ़ा हो तो सिमिलर सवाल करते हो आप। मैं आपको जो बार बार समझाता था भाई अंधाधुंध प्रैक्टिस पे तवज्जो नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है हमने, लेकिन अनसीन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है इस स्किल को सीखने के लिए, वो सवाल सीखने के लिए कि ये वाला सवाल कैसे होना है, ये वाला कैसे होना है, नहीं, कोई नया सवाल आ जाए, कोई नया सवाल कैसे हैंडल किया जाता है, इस चीज की, इस स्किल को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और यही सारी चीजें यहां पे भी इंप्लीमेंट होनी है, क्योंकि ये फाइनेंस का जो हमारा एरिया है प्रीडोमिनेंटली न्यूमेरिकल एरिया होने वाला है। इस न्यूमेरिकल एरिया में भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने सीखना है, और उसी अंदाज में एक नए सिनेरियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन अप्लाई होते हैं। जिससे हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी, जैसे हमने इसे सीवीपी पढ़ा था कि भाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या सेट ऑफ फार्मूला दूँ, क्या प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ यहाँ पे भी उतना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सोचना यहाँ पे भी पड़ेगा रिलेटिवली। वैसे बाय द वे ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग सीवीपी था उसके मुकाबले में ये बहुत आसान डिसीजन मेकिंग है, ये भी डिसीजन मेकिंग बाय द वे, जो फाइनेंशियल एनालिसिस आप पढ़ेंगे ये भी डिसीजन मेकिंग है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी उससे फ़र्क है। मैं फ़र्क थोड़ा सा बता देता हूँ। वो डिसीजन मेकिंग कहलाती है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग कहलाती है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के डिसीजन क्या थे, प्राइस क्या रखें। कॉस्ट अकाउंटिंग के डिसीजन क्या थे, प्रोडक्ट ए बनाएं बी बनाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग के डिसीजन क्या थे, कल हम प्रोडक्ट ए को बनाएं या बंद कर दें, शट डाउन डिसीजन। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, मतलब क्या काम आज करें कि कल हमारा मुनाफा बढ़ जाए, वो सारी बातें यही थी ना। आज करोगे, आज प्राइस रखोगे, कल चीज बिकनी शुरू होगी, मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। आज फैसला करोगे कि प्रोडक्ट ए बनानी है, ए बनानी है, कल प्रोडक्ट ए बिकनी शुरू हो जाएगी, मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म डिसीजंस थे, आज फैसला करो फौरन रिजल्ट मिलते थे। यहां पे भी डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म है। जैसे आपको मैंने पहला टॉपिक यहां पे जो मैंने कहा आपको पढ़ाना है वो क्या है जनाब, कैपिटल इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमें किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब था एवेल्युएशन, फिजिबिलिटी एनालिसिस। प्रोजेक्ट का मतलब कैपिटल प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हमें किस
कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाउ टू टेक दैट डिसीजन। अब कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब हमें क्या टेक्सटाइल मिल लगानी है, या हमें घी का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या सीमेंट की फैक्ट्री लगानी चाहिए। अब हम हाउ टू टेक सच डिसीजन, ये भी डिसीजन ही है ना। लेकिन ये डिसीजन आज लोगे तो फैक्ट्री की लैंड खरीदने में 6 महीने लग जाएंगे, बिल्डिंग बनाने में 2 साल लग जाएंगे, प्लांट आने में 1 साल और लग जाएगा। आज फैसला करोगे 3 साल बाद जाके तो मशीन का भैया चलेगा, और उससे फिर प्रॉफिट्स फौरन आ जाते हैं क्या कारोबार में, 2-3 साल और लग जाएंगे। मुनाफा तो 5 साल बाद आना शुरू होगा आज फैसला करने के बाद। कॉस्ट में क्या था, आज प्राइस पे डिसाइड करो, कल चीज बेच दो। आज प्रोडक्ट डिसाइड करो कौन सी बनानी है, कल बना के बेच दो, फौरन मुनाफा आ जाएगा। आपके रिजल्ट के नताइज फौरन आते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के नताइज लेट लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो ये हमारी ये भी डिसीजन वाली है, लेकिन इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हमें अक्सर मिल रहे होते हैं। तो एनीवेज डिसीजन मेकिंग, और ये बाय द वे ये डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन में मुकाबले में डिसीजन मेकिंग मुकाबले में लेस ट्रिकी है, बड़ी आसान वाली डिसीजन मेकिंग रहेगी इंशाअल्लाह हमारे लिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इफ यू टॉक मी आस्क मी की डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो सवाए एक चैप्टर के जो हमारा ट्रिकी है, एक चैप्टर जो हमारा ट्रिकी है, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस का डिफिकल्टी लेवल कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफिकल्टी लेवल से कम है। सिर्फ इस चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ज़रा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है। कुछ लिमिटेशन है, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। बाकी जितने एरियाज हमने न्यूमेरिकल के पढ़ने हैं ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से हल्का न्यूमेरिकल है, उससे आसानी से समझ आने वाली बातें हैं। मैथमेटिक्स उससे कम है यहाँ पे। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन। थ्योरी पे मैंने थोड़ी सी आपको तवज्जो दिला दी थी कि भाई इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जब आएंगे इस पर हम बात करेंगे। और बाकी टेक्निक्स में हम बात कर रहे थे कि हमें फाइनेंस को सीखना कैसे, और सीखने का तरीका मैंने कहा वही है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में था, उससे ज़्यादा नहीं है। बेसिक्स पे तवज्जो करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस को करेंगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, नई चीज़ें हैं, इनको बार बार पढ़ेंगे तो समझ आएंगी, याद रहेंगी, रिटेन रहेंगी। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी बच्चे के ज़हन में कॉस्ट के रेफरेंस से, अगर कोई बच्चा कोई और फीडबैक शेयर करना चाहे, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे आने वाली नस्लों के लिए, या मेरे लिए कोई मशवरा ताकि आने वाली नस्लों के लिए कोई मैं बेहतर कर सकूं। जी, एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन, एनी फीडबैक कॉस्ट के पेपर से? हाँ जी, कोई इधर से कोई नुमाइंदगी फीमेल की, कोई और वॉलंटियर? कोई नहीं, इतने डरे हुए कॉस्ट से बोलना भी नहीं चाह रहे उसके बारे में, माइंड ना कर जाएंगे, कुछ नहीं होता, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस का अंदाज वही रहेगा बेटा जो मैं आपको कहता रहा हूँ कि सवाल पढ़ के जवाब नहीं देखना, हमने किताब पढ़नी है, इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को मिला के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कैसे हल किए जाते हैं, अनसीन क्वेश्चन को हम देखेंगे। मार्किंग की एग्जामिनर कमेंट्स भी मैं आपको तवज्जो दिलाता रहा हूँ, कॉस्ट में इनको देखेंगे, बार बार देखेंगे, और जैसे जैसे बेटा आप एडवांस लेवल सब्जेक्ट में जाते हो इसकी अहमियत बढ़ती जाती है, आपको आदत इसको पक्का करना है। कॉस्ट में मैंने काफ़ी तवज्जो दिलाई थी, लेकिन कम बच्चे होते हैं जो स्टेज पे इस पे फोकस कर पाते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पेपर में आप जा रहे हो, अब आप ग्रुप बी के पहुँच गए, कुछ बच्चों की लास्ट अटैम्प्ट होगी, किसी की सेकंड लास्ट होगी, तो यहाँ पे आपकी अहमियत बढ़ती जाएगी। सीफेब में जाओगे इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि अपनी खुद गलती करके सीखो, आपको मार्किंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एग्जामिनर कमेंट्स में आपको पुराने बच्चों की गलतियाँ पता लगती हैं, उन गलतियों से बचना, खुद गलती करके सीखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से आप सीखें। क्वेश्चन रीडिंग पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई हुई है कि भाई आसान सवाल भी हो तो वो भी बड़ी मुश्किल से 2 दफ़ा में समझ आता है, एवरेज और मुश्किल सवाल 3 से 4 दफ़ा में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। हमारे बच्चे उम्मीद छोड़ देते हैं, सवाल को एक दफ़ा पढ़ के पूरा समझ नहीं आया या पार्शली समझ आया तो परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। क्वेश्चन की प्लानिंग हमें करनी है, कैसे हमें आंसर को प्लान करने हैं, वर्किंग के बारे में तवज्जो करनी है। कुछ वर्किंग हम कर पाएंगे, कुछ वर्किंग हमें समझ नहीं आएगी, तो हमने कैसे जो वर्किंग आती है उसको परफॉर्म करना है, जो नहीं आती उसको अजम्पशन लेके सवाल को कैसे कंप्लीट करना है। वो कहानी यहाँ पे भी चलनी है भाई। जैसा कॉस्ट अकाउंटिंग में थी, मैंने कुछ ज़्यादा प्राइस निकालने को कहा गया है, जब तक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड नहीं निकालोगे कॉस्ट नहीं निकलेगी, कॉस्ट नहीं निकलेगी, प्राइस नहीं निकलेगी। तो भाई मुझे अगर मटेरियल कॉस्ट नहीं आती तो मैंने ऐसा नहीं कि प्राइस पे फातिहा पढ़ लेनी है, मैंने मटेरियल कॉस्ट अज्यूम करके कॉस्ट पूरी करनी है और प्राइस निकाल देनी है। तो यहाँ पे भी वही है, न्यूमेरिकल टॉपिक कोई भी पढ़ोगे वो
कॉस्ट है, वो फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो टैक्सेशन है। हर जगह ये टेक्निक बेटा आपने चलानी है कि एक कैलकुलेशन ने जब अगले स्टेप में यूज होना है और आपको एक स्टेप मिसिंग लिंक नजर आ रहा है कि भाई ये स्टेप मुझे नहीं आता लेकिन इससे अगले स्टेप मुझे समझ आ रहे हैं, तो वो स्टेप की वैल्यू यूज करके आगे चलना है। इस तरह प्रैक्टिस करने की आदत घर में डालिए। घर में सोल्यूशन देख देख के आंसर छाप के खुश ना होइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला। अब आप देख आए हो एग्जाम में आपको हर सवाल में किसी में एक स्टेप फंसता है, किसी में 2 फंसते हैं, किसी में 3 फंसते हैं। फंसते जरूर है, कोई एक सवाल होता है 9 में से भी कॉस्ट करके आओ, कोई 1-2 सवाल 3 सवाल होंगे जिनमें नहीं फंसे होंगे, लेकिन 6 में आप फंस रहे होते हो। और उन फंसने वाले सवालों में जब तक अजम्पशन लेके सवाल कंप्लीट करने की प्रैक्टिस आपकी नहीं है, पेपर पास होना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये आदत अगर डाल लोगे तो हर न्यूमेरिकल का पेपर ऐसे करके आपका पास होगा इंशाअल्लाह। सो क्वेश्चन को पढ़ना है, वर्किंग को समझना है, और जो नहीं समझ आती उस पर फातिहा पढ़नी है। और फातिहा पढ़ने का तरीका है अजम्पशन लेके आगे चलिए, और किसी सवाल पे अननेसेसरीली टाइम ज़ाया नहीं करना। ये फिर गलती बच्चे करते हैं कि सवाल एक पता लग गया, कस्टमर 1 समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर से गुजर रहा है, तो उस पर टाइम क्यों ज़ाया करते हो? टाइम, पहली बात, इनिशियल पहले 15 मिनट आधा घंटे में तो उस पर हाथ भी नहीं लगाना। शायद आखिरी घंटे में इस पर जाना है, लेकिन जितने नंबर हैं उस हिसाब से 2, 4, 5 मिनट 8 मिनट लगाएंगे, समझ आ गई ठीक है। पता लगा कोई हाथ पैर नहीं चल रहा तो छोड़ दो भाई, और बड़े बड़े नंबर में एग्जाम में बड़े नंबर मिल जाते हैं पास होने के लिए। अच्छा, यहां पे आप बेटा देख सकते हैं कि मार्किंग स्कीम कितनी ज़बरदस्त है। अब ये 15 नंबर का सवाल है और इसमें स्टेप्स देख लो कितने। तो ये इस लिहाज से भी ये पेपर आसान है कि इसमें मार्किंग स्कीम आप देखते हो ना, तो कितने छोटे छोटे से स्टेप्स इन्वॉल्व है। कॉस्ट में हमें इतने छोटे स्टेप नहीं मिलते थे, 15 नंबर के सवाल में 3 या 4 स्टेप्स होते थे। यहाँ पे ये एक और वजह है पास रेट अच्छा होने की, कि जिस बच्चे को पूरा सवाल करने की आदत है ना, वो बीच में 3, 4, 5 स्टेप गलत भी कर देगा तो 3, 4, 5 नंबर ही कटेंगे 15 में से। आप देख लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्टेप्स है 15 नंबर के लिए। आप 5 मिनट में से कोई एक स्टेप गलत कर दो, 2 गलत कर दो, 3 गलत कर दो, जितने स्टेप गलत होंगे उसके नंबर कटेंगे, प्रोवाइडेड आप एंड तक पहुंच जाओ। आपको पता है कि यहाँ पे गलती के असरात आगे जाते हैं वैल्यू में, नंबर में नहीं जाते। नंबर आपको अगले स्टेप के पूरे मिलते हैं, वैल्यूज आपकी बेशक गलत आती रहे, नंबर पूरे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली एक आपको समझाने के लिए बात कर दूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा हुआ ना तरीका, कहाँ पे किस सब्जेक्ट में पढ़ा था? पीआरसी में पढ़ा हुआ आपने। तो आपको पता है कि वहां पे एनपीवी जब कैलकुलेट करते हैं तो एनपीवी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एनपीवी हो तो हमारा डिसीजन क्या होता है, ये याद है? ये नहीं पढ़ा हुआ? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें। और नेगेटिव एनपीवी तो हमारा डिसीजन क्या होता है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें। अच्छा, अब यहां पे मैंने जैसे को बताने का चाह रहा हूं, अब 0.5 नंबर है सिर्फ ये डिसीजन लिखने के। अब हो सकता है करेक्ट आंसर ये है, पॉजिटिव एनपीवी आएगी करेक्ट, और इसका जवाब लिखोगे एक्सेप्ट तो नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई है और आपने रिजेक्ट लिख दिया है तो भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पे ये जो 0.5 नंबर है ना, ये एक्सेप्ट लिखने के नंबर नहीं है। ये 0.5 किस चीज के हैं? क्या आपको डिसीजन रूल आता है? पॉजिटिव एनपीवी हो तो एक्सेप्ट लिखना है, नेगेटिव एनपीवी हो तो रिजेक्ट लिखना है, ये पता है आपको? तो भाई अगर आपको ये पता है तो आपने पॉजिटिव आने पे एक्सेप्ट लिखा या नेगेटिव आने पर रिजेक्ट लिखा, हर 2 सूरतों में ये नंबर आपको मिलेंगे। ये है स्टेप वाइज मार्किंग का फायदा। तो हमारा बच्चा क्या करता है, ये समझ नहीं आ रहा तो सब कुछ ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, ये समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ 3 नंबर की फातिहा पढ़नी है, बाकी 12 नंबर का जोर लगाना है। ये भी नहीं आता तो 4 की फातिहा पढ़नी है, बाकी 11 का जोर लगाना है, और यहां तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह नंबर हमें मिलेंगे। ये आदत पक्की मजीद करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर कमेंट्स में आपको इसलिए तवज्जो दिलाता हूं कि इसमें आपको क्वेश्चन वाइज पता लग रहा होता है कि किस क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पुअर थी, किस क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी थी। उससे पता लग गया था आपको भाई कौन सा टॉपिक है जो बच्चों को तंग करता है एग्जाम में, तो भाई उस पर जरा ज्यादा तवज्जो कर लेना, इसकी जरा रिवीजन प्रैक्टिस अच्छी कर लेना। और प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम बच्चे को आती क्या है, वो कमेंट्स यहाँ से पता लग जाते हैं। किस सवाल में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, तो उसकी वजह क्या है।
चैलेंजेस क्या आते हैं, तो उन एरियाज पे आप तो जो कर लेना ताकि आपको ये चैलेंजेस ना आए। तो हमारी तैयारी का अंदाज बेटा, जितना ज़्यादा इन चीज़ों पर रिलाई करोगे उतनी आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होती जाएगी। ये लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप इन चीज़ों को, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आगे जा रहे हो, इनकी अहमियत बढ़ती जाती है। मार्किंग स्कीम को समझना, उसको बार बार देखना और एग्जामिनर कमेंट्स को बार बार पढ़ना, इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना आप एग्जामिनर को बेहतर जानोगे कि वो किस तरह बच्चों को फंसाता है, उतना आप अपने आप को उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार कर पाओगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, ये पेपर बेटा पेपर ये मैंने कहा कि जैसे नॉर्मली ये आसान सिंपल पेपर होता है, इसका क्वेश्चन अगर हम स्ट्रक्चर अभी आया नहीं, लेकिन जैसे मैं पुराने स्ट्रक्चर के बात करूँ, उम्मीद है इसके आसपास ही हो, तो इसमें सवाल भी इसमें कम होते हैं। एक हमें एमसीक्यू आता था और यहाँ पे 3 से 4 सवाल यहाँ पे होते थे और 3 से 4 यहाँ पे भी बदलते रहते थे, कभी 3 कभी 4 सवाल, तो 4 और 3 7 और 1 8 सवाल, लेकिन 8 में एक टोटल एमसीक्यू निकल गया। और ये सवाल छोटे छोटे सवाल होते थे, 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर, राइट। ये थ्योरी का सवाल होते थे मैनेजरियल के, ये हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का सवाल होते थे। तो लगभग स्टाइल अभी भी शायद यही रहने वाला है। 3 से 4 सवाल हमें मैनेजरियल एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस पे आएंगे, 3 से 4 सवाल हमें यहाँ पे फाइनेंशियल पे आएंगे, उनमें भी एक एमसीक्यू भी शायद कैरी करें, वो पेपर आएगा तो पता लग जाएगा। लेकिन ये पेपर, जैसे मैंने कहा कि हमारा हिस्टोरिकली जो बाकी पेपर से उनके मुकाबले में एक आसान पेपर समझा जाता था। अभी भी इवन जो हुआ बच्चों ने दिया तो ये एक आसान पेपर है, आसानी से मैनेज होने वाला पेपर है। सीएमए का पेपर चैलेंजिंग था, शायद इसीलिए आईकैप ने उसको उठा के ग्रुप बी में कर दिया। इनिशियली ये मैंने आपको बताया, ये कैफ 8 में था कॉस्ट। हिस्टोरिकली चले जाएं, कॉस्ट हमेशा सीए के आखिरी सेमेस्टर का हिस्सा होता था, क्योंकि आईकैप ने इसका डिफिकल्टी लेवल हाई रखा होता था। आईकैप के पास पेपर में इसका डिफिकल्टी लेवल हाई था। इवन मैंने भी जब पेपर दिया था आखिरी सेमेस्टर में, कॉस्ट दिया था आज से कुछ 25-30 साल पहले, आज से 2012-14 साल पीछे चले जाओ, 12-13 में, तो भी ये कॉस्ट हमारे उस वक्त मॉड्यूल ABCD होते थे, तो डी में होता था ये। यहाँ पे भी कैफ 8 आखिरी पेपर था कॉस्ट का, यहाँ था 2015 तक ऐसे ही था, आखिर में रखा हुआ था। 2022 में जब उठा के इसको, 2015 की स्कीम में 2021 तक वहीं पे रहा, 2022 की स्कीम में इसको उठा के इसको 3 पे नंबर ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट नहीं किया उन्होंने। सिलेबस थोड़ा एडजस्ट कर दिया, कंटेंट्स निकाल दिए कुछ यहाँ से, लेकिन डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट नहीं किया। कहाँ कैफ 3, कहाँ कैफ 8, तकरीबन 1 साल की मैच्योरिटी का फर्क है ना। इस एज में 1 साल की मैच्योरिटी बड़ी मैच्योरिटी होती है कि आपको साल पहले आपसे पूछा क्या था, आपको तो साल पहले तो ABC भी नहीं आती थी काउंटिंग की, लेकिन अब माशाल्लाह आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो। और साल बाद की बात करें तो आप मजीद आगे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कहाँ के कहाँ पहुँच चुके होते। तो यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो ज़रूरी था कि इसका डिफिकल्टी लेवल भी एडजस्ट किया जाता, दैट वाज नॉट एडजस्टेड। इसीलिए ये पेपर आपके लिए ग्रुप ए में बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहा कि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कैफ 8 लेवल, बल्कि एट टाइम ऑनेस्टली मैंने क्या बोला कि यहाँ से कुछ टॉपिक इधर आए में हैं, उस लेवल के क्वेश्चन मुझे आईकैप के क्वेश्चन बैंक में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे ना ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ यहाँ पे पास पेपर जो वो मुझे कैफ 3 की किताब में नजर आते हैं आईकैप की, जो आईकैप ने फाइनल लेवल के बच्चों को टेस्ट किए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए हैं। तो उसका मतलब आईकैप ने लेवल इसका नीचे नहीं किया था, दैट वाज अनफेयर। इफ यू आस्क मी प्रोफेशनल ओपिनियन, दैट वाज नॉट फेयर। अब शायद इसी वजह से इस चैलेंज को देखते हुए फिर दोबारा इसको एक स्टेप ऊपर किया कि यार चलो पहले सेमेस्टर में बेचारा पढ़े, दूसरे में पढ़ ले इसको। पहले था पीआरसी के बाद फौरन पढ़ रहे होते थे कैफ का पहला सेमेस्टर, अब बच्चा इसको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहा होगा कम अज़ कम, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ चुकी होगी और परफॉर्मेंस बच्चों की इंशाअल्लाह बेहतर होने की उम्मीद है। बट एज़ फार एज BI है, ये सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल इज़ अभी तक जो हिस्ट्री है आसान है, उतना चैलेंजिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू कैफ 3। एक सिलेबस कंटेंट इसके लिमिटेड होते हैं, दूसरा इसका डिफिकल्टी लेवल ड्यू टू मैच्योरिटी मैचिंग होता है, आपकी मैच्योरिटी के साथ मैचिंग है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें बच्चे ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करते। सिर्फ बात फिर वही है कि आपको जो तरीका सिखाया जाएगा न्यूमेरिकल को डील करने के लिए, थ्योरी को डील करने के लिए, उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इसको आपने समझना यही है कि ये दो सब्जेक्ट एक तरह के दो ही हैं, एक फाइनेंशियल एनालिसिस है जो न्यूमेरिकल है और एक मैनेजरियल एनालिसिस जो थ्योरी है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी थ्योरी है, उसको भी हम उधर ही क्लब कर देते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो दोनों टेक्निक्स को हमें सीखना पड़ेगा, दोनों को पढ़ना और दोनों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में यूजुअली हम
कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कई सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं। थ्योरी में हर सब्जेक्ट के अपने चैलेंजिंग होते हैं। जैसे इसमें जो नया चैलेंज आने वाला है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। ये रट्टे वाली थ्योरी नहीं है, ये भी क्लियर कर दूं मैं। ये थ्योरी भी जो यहाँ पे पढ़नी है, दैट इज एप्लीकेशन वाली थ्योरी, कि सवाल पढ़ो, एक इदारे का डाटा कहानी दी जाएगी, कोई मॉडल पढ़ा होगा, वो मॉडल उस कहानी पे अप्लाई करना है और उसके मुताबिक जवाब खुद लिखना है, रटा मार के कुछ नहीं लिखना। कॉन्सेप्ट्स आपके पास, थ्योरी के भी कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, और एक प्रोजेक्ट की कहानी, एक बिजनेस की कहानी में आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे। तो रटे वाली कहानी जो मैं आपको शुरू में कैफसी में समझाता आ रहा था कि रटे से जान छूटनी है भाई आपकी सीए में, मतलब 10, 15, 20% कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आपको, लेकिन आपको मैं रट्टे के सर पे सीए करूंगा, सब्जेक्ट पास करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। सब्जेक्ट आपके पास होने कॉन्सेप्ट के सर पे, चीज़ों को समझ के पढ़ना है और फिर चीज़ों को अप्लाई करके लिखना है। इस एबिलिटी के सर पे आपके पेपर पास होने इंशाअल्लाह, जैसे जैसे आगे जाना है आपने। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इंशाअल्लाह एग्जाम टेक्निक्स पे बातें हैं, वो हम फिर आगे आगे चलेंगे, साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन ये मैंने जैसे को बता दिया कि अगर आपकी तैयारी जितनी मर्जी अच्छी हो, एग्जाम टेक्निक्स पे ग्रिप नहीं है तो आप पेपर हैंडल नहीं कर पाते। आपको कैप 3 में जैसे कुछ बच्चों ने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको मैंने एग्जाम टेक्निक क्या बताई हुई है कि मुश्किल चीज़ों से नहीं घबराना, आसान चीज़ों पे फोकस करना है। मुश्किल चीज़ें अगर हमें नहीं आती पेपर में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें फोकस होना चाहिए जो चीज़ें हमें आती हैं उनको हम अटेम्प्ट कर पाएँ, उनको पेपर में एग्जामिनर को बता पाएँ। तो अगर इस टेक्निक पे आपकी ग्रिप है तो मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी आसान मार्क्स पड़े होते हैं, आप उठा लेते हो। लेकिन अगर आपका इस टेक्निक पे ग्रिप और ईमान नहीं है और आप हर पेपर, हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को अटेम्प्ट करने के आदी हो, तो आपसे मुश्किल पेपर में पहले, दूसरे, तीसरे सवाल से आगे नहीं जा पाते, आप वहीं पे फंस के रह जाते हो। तो एग्जाम टेक्निक्स पे ग्रिप करना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे मैं ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाता रहता हूँ। कैप 3 में भी जिन बच्चों ने पढ़ा, मैं बार बार इस पर तवज्जो दिलाता था, यहाँ पे भी बार बार बात होगी कि पेपर हैंडलिंग, जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो, अगर आपको पेपर हैंडलिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप अच्छी तैयारी के साथ भी फेल हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी पेपर हैंडलिंग अच्छी है, एवरेज तैयारी के साथ भी आप मुश्किल से मुश्किल पेपर में पास हो जाते हो। और मैंने प्रैक्टिकली ऐसा किया हुआ है कि एवरेज तैयारी के साथ मैंने मुश्किल पेपर भी पास किए हुए हैं। किसी वजह से अगर तैयारी नहीं कर पाया तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन टेक्निक्स को अच्छी तरह अप्लाई करके पास किया। तो कोशिश करूंगा उस टेक्निक्स पे हम बार बार बात करते रहें जैसे जैसे आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे के दिन में कोई सवाल है, कुछ करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो हम कल अपना पहला जो चैप्टर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उस पर बात शुरू करेंगे। ये जैसे मैंने कहा कि हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस एरिया की फाउंडेशन है और ये सबसे लेंथी चैप्टर होने वाला है हमारा। मे भी शायद हमारे सिलेबस का पहला पूरा महीना इस चैप्टर को पूरा करने में निकल जाए शायद, ठीक है। तो फाउंडेशन भी है, अहम भी है। एक सवाल कंपल्सरली यहाँ से आना ही आना है। 15-18 नंबर का जो पास्ट पेपर ट्रेंड हमें बताता है, ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना है। और इसने जैसे मैंने कहा अगले कई टॉपिक की फाउंडेशन भी हमें देनी है। अगले कई टॉपिक्स हैं जो बातें डिस्कस होनी है, उसकी ABC हम इस चैप्टर में सीख रहे होंगे। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, कंटेंट के लिहाज से भी और अहमियत के लिहाज से भी, ठीक है जी। तो कल से इंशाअल्लाह हम अपने पहले चैप्टर पर बातचीत शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।